हरिहर चरण कमल मधु बिंदु सुधारस धारमयी गंगा। मुनिवर पर्णकुटी प्रांगण परिमार्जन पूर्णवती गंगा। खगकुल कलरव मधुरिम ताल तरंगित नृत्यरता गंगा। घन वन विहरण कर्म रता यति योग विभोग रता गंगा। घन वन विहरण कर्म रता यति योग विभोग रता गंगा। अयमान्या सुहृदः समेषाम् अस्मिन् पाठे हार्दिकम् अभिनंदनम्। प्रिय छात्रों, इस ध्वन्यालोक के पाठ में व्यंजकत्व सिद्धि को लेकर जो पाठ आरब्ध हुआ, उसमें कल के पाठ में हमने पढ़ा कि व्यंजकता जो है वो वाचकता से अलग चीज़ है। अभिधा और व्यंजना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों कभी एक नहीं हो सकती, जिसके लिए विविध प्रकार के तर्क उठाए गए और उनका समाधान किया गया। इन सारे विषयों को आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में एक छोटी सी बात कह करके समझा दी थी कि नाभिधा समयाभावात्, कि जो व्यंजकता है या व्यंग्य अर्थ जो है वो वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें संकेत का अभाव है। संकेत उंगली से निर्देश करना, उसी बात को इन्होंने सारे तरह के पूर्वाग्रह को उठाते हुए पुनः अपने मत से उसका परिमार्जन करते हुए यह सिद्ध किया कि वाचकता अलग चीज़ है, वाच्य वृत्ति अलग चीज़ है, तथा व्यंजकता अलग चीज़ है और व्यंग्य वृत्ति अलग चीज़ है। आज उससे आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि गुण वृत्ति और व्यंजकता, यानी जो हम अभिधा कल पढ़े थे कि अभिधा और व्यंजकता अलग है, आज ये होगा कि गुण वृत्ति, जिसको आप गौणी वृत्ति कहते हैं, लक्षणा कहते हैं, वो लक्षणा अलग चीज़ है और व्यंजना जो है वो अलग चीज़ है। समावेश उस लक्षणा में, उस लक्षणा व्यापार में नहीं किया जा सकता। किसी भी हालत में दोनों एक नहीं हो सकता या लक्षणा में उसका अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, जो शुरू में आपने भक्त माहुष तमन्ये में देखा था। उसी का अब ये विस्तार पूर्वक विवेचन करेंगे। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ से शुरू होता है और कैसे चलता है। ये लिखते हैं कि गुणवृत्तिस्तुपचारेण लक्षणया च उभयाश्रयापि भवति, किंतु ततोपि व्यंजकत्वं स्वरूपतो विषयतश्च विद्यते। रूपभेदस्तावदयं यत् अमुख्यतया व्यापारो गुणवृत्तिः प्रसिद्धा, व्यंजकत्वं तु मुख्यतया शब्दस्य व्यापारः, न हि अर्थात् व्यंग्य प्रतीतिर्जा तस्या अमुख्यत्वं मनागपि लक्ष्यते। कहता है देखिए कि गुण वृत्ति जो हम कहते हैं वो गुण वृत्ति किस हिसाब से कहते हैं।
कि गुण वृत्ति से तात्पर्य होता है लक्षणा, जिसको हम गौणी वृत्ति कहते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे गंगा शब्द से प्रवाहमान धारा रूप अर्थ का बोध हुआ, गौणी वृत्ति से लक्षणा आया, गौणी वृत्ति से तट रूप अर्थ आया। तो तट वो कैसे अर्थबोध करता है? तो चूंकि गंगा के साथ उस तट का सामीप्य संबंध होने के कारण गंगा का जो गुण है उस गुण से संबद्ध है वो तट, अर्थात गंगा का वो गुण सामीप्य संबंध के कारण संक्रांत हुआ है तट में। इसलिए गुण वृत्ति से, गुण के द्वारा गंगा की स्थिति तट में पहुंची है, इसलिए हम गंगा शब्द का अर्थ जो तट में लेते हैं, इसलिए उसको कहा गया है गुण वृत्ति, या उसको अमुख्य वृत्ति कहते हैं। मुख्य वृत्ति हुई अभिधा, और अमुख्य वृत्ति जो हुआ, जो गुण से संबंध के कारण दूसरे अर्थ का प्रतिपादन करती है, वो है लक्षणा या गौणी वृत्ति। कहते हैं ये कहीं तो संबंध से होता है और कहीं अमुख्य अर्थ में उसका बोध होता है। जैसे आपने पहले उदाहरण देखा था, एक उदाहरण आया था बदति विशनी पत्र शयनम, कि कमलनी के पत्ते का जो शयन है वह बोलता है। अब बोलता है तो कमलनी पत्र का शयन तो बोल नहीं सकता, इसलिए मुख्यार्थ वहाँ समाप्त है। अमुख्य अर्थ जो है कि बिछावन का टेढ़ा मेढ़ेपन से ज्ञात होता है, ये वहाँ अमुख्य अर्थ में प्रयोग हो रहा है। गंगा या हम घोषा में जाएंगे तो संबंध जो है उस संबंध से होता है, इसलिए कहते हैं उभयाश्रयापि भवति, अर्थात अमुख्य वृत्त्यापि भवति असंबंधे नापि भवति, किंतु व्यंजकत्वं स्वरूपतः विशेषश्च विद्यते। लेकिन व्यंजकता जो है, व्यंजकत्व जो है, वो इनसे अर्थात गौणी वृत्ति से अलग चीज है। कैसे? तो कहते हैं पहली बात कि अमुख्यतया व्यापारो गुणवृत्ति ही, कि गुणवृत्ति जब भी होता है तो उसको अमुख्य व्यापार कहा जाता है, वो मुख्य व्यापार नहीं होता। ये सर्वदा ध्यान रखना है कि गुणवृत्ति से, गुणवृत्ति वाला जो व्यापार है वो अमुख्य वृत्ति कहलाता है, वो मुख्य वृत्ति नहीं कहलाता। और व्यंजकता जो है, व्यंग्य जो है, वो सर्वदा मुख्य ही होता है, वो अमुख्य नहीं होता। व्यंजकत्वं तु मुख्यतयैव शब्दस्य व्यापारः, व्यंग्य जो है वो शब्द का मुख्य व्यापार होता है, वहाँ अभिधा जो है वो गौण हो जाता है। जबकि गौणी वृत्ति की जो बात कर रहे हैं आप, तो गौणी वृत्ति सर्वदा अप्रधान ही होता है, गौण ही होता है, वो कभी प्रधान नहीं होता। एक तो पहला अंतर सीधा हो गया। न ही अर्थात व्यंग्यत्रय प्रतीतायाम, कहते हैं दूसरा विषयतः भेद, कि जब आप व्यंग्य में जाते हैं और वहाँ तीन प्रकार की ध्वनियाँ इन्होंने मानी है, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। इस तीनों में चाहे आपको वस्तु से वस्तु ध्वनि मिल रहा हो, चाहे आपको वस्तु से अलंकार ध्वनि मिल रहा हो, और चाहे रस ध्वनि मिल रहा हो, तो याद रहे कि ध्वनि में आने वाला जो चीज है, चाहे वस्तु है, चाहे अलंकार है, चाहे रस है, उसकी जब प्रधानता होती है तभी तो आप उसको ध्वनि कहते हैं। इसलिए उस विषय के हिसाब से भी, उस विषय की प्रमुखता के हिसाब से भी व्यंजकता गौणी वृत्ति से अलग ही चीज है। क्योंकि व्यंग्य में प्राप्त होने वाला जो है, चाहे वस्तु, चाहे अलंकार, चाहे रस, तस्य अमुख्यत्वं मनागपि न लक्ष्यते। कहीं भी
ये आपको नहीं दिखाई देगा कि व्यंग्य में जो प्राप्त हो रहा है वो अमुख्य हो गया है, ऐसी बात नहीं होती है। आगे ये बताते हैं अयम चान्यः अन्यः स्वरूप भेद, अलग प्रकार से भी इसका भेद वो दिखाते हैं कि जद गुण वृत्ति अमुख्यत्वेन व्यवस्थितम वाचकत्वमेवोच्यते। कहते हैं कि अमुख्य वृत्तियाँ, जो गुण वृत्ति आपकी अमुख्य रूप से व्यवस्थित है, यानी अप्रधान रूप से व्यवस्थित है, गौण रूप से व्यवस्थित है, वो वस्तुतः वाचकता ही है। वाचकता ही है से मतलब वाचकता एक मुख्य वाचक हो गया, एक गौण वाचक हो गया, तो वो वाचकत्व में वोच्यते, वो वाचकता के अंतर्गत ही है। अब व्यंजकत्वम तो वाचकत्वात् अत्यंतम विभिन्नम। अब व्यंजकता जो होती है वो वाचकता से अत्यंत भिन्न होता है। तात्पर्य ये कि गौणी वृत्ति जो आप ले रहे हैं या गुण वृत्ति जो कहते हैं, वो शब्द का ही दो व्यापार आपने माना है, एक मुख्य व्यापार, एक गौण व्यापार। तो इसका मतलब है कि शब्द से जो मुख्यार्थ आ रहा है और जो आपको गौणी वृत्ति से प्राप्त हो रहा है, वो दोनों आपके शब्द का एक ही व्यापार है, जिसको आप वाचक कहते हैं। किसी को प्रधान कहा है, किसी को अप्रधान कहा है। जबकि व्यंजकता जो है या व्यंग्य जो है, व्यंजकत्व जो है, वो इनसे बहुत अलग है। वो उसका वाचकता के साथ कोई संपर्क नहीं है। इसलिए भी ये व्यंजकत्व और गौणी वृत्ति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत पहले दिखा दिया गया है कि ब्रह्म धार्मिक वगैरह में वाचकता कहती है घूमो और व्यंजकता कहती है यहाँ से भाग जाओ। वैसे ही उसका विपरीत भी दिया गया था, कहीं विधि रूप था, कहीं निषेध रूप था, कहीं निषेध रूप था तो वो विधि रूप था। आगे और कहते हैं अयंच अपरो रूप भेदो जदगुण वृत्तो जदार्थो अर्थांतरम उपलक्षयति तदा उपलक्षणीय अर्थात्मना परिणत एवासौ संपद्यते। इसको समझिए, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जदा अर्थः अर्थांतरम लक्षयति गुण वृत्तिया, गौणी वृत्ति से जब एक अर्थ दूसरे अर्थ का लक्षण करता है, दूसरे अर्थ को बताता है, दूसरे अर्थ को लक्षित करता है, तो ये देखिए कि पहला अर्थ जो है वो दूसरे अर्थ में परिणत होकर के ही अर्थबोध करवाता है। यानी गंगा शब्द से अगर आप गौणी वृत्ति से अर्थ लेते हैं तो गंगा का अभिधा से आपको प्राप्त हुआ प्रवाहमान धारा। और जब आप गौणी वृत्ति में जाते हैं तो ये जो प्रवाहमान धारा रूप अर्थ है, ये अर्थ तट रूप अर्थ में परिणत हो जाता है। तब आपको लक्षणा से तटरूप अर्थ का बोध होता है। वहाँ आपको ये बोध नहीं होता कि प्रवाहमान धारा अलग और तट अलग, ये दोनों चीज़ों का, दोनों का अलग अलग बोध आपको नहीं होता है। बल्कि जो उसका पहला अर्थ है, वो जो लक्षणीय अर्थ है, उस अर्थ में पहला अर्थ परिणत हो जाता है और तब आपको दूसरा अर्थ, जिसमें पहला अर्थ परिणत हो गया, वो दूसरा अर्थ आपको गौणी वृत्ति से प्राप्त होता है। यथा गंगायाम घोष इत्यादि। लेकिन व्यंजकत्व मार्गे तो, व्यंजकता का जो मार्ग है वहाँ क्या होता है? तो जदार्थो अर्थांतरम द्योतयति तदा स्वरूपम प्रकाशयन्नेव असौ अन्यस्य प्रकाशकः प्रतीयते प्रदीपवत्। अब देखिए क्या कहता है कि जब व्यंजकता का आश्रय लेते हैं और व्यंग्य अर्थ हमको प्राप्त होता है, तो उस समय पहला अर्थ जो आपको अभिधा से प्राप्त हुआ है वो भी प्राप्त रहता है।
और वो अर्थ आपको व्यंग्य में मिलने वाला जो अर्थ है उसका भी प्रकाशन करता है। कैसे? तो जैसे कल बात आई थी घट और प्रदीप न्याय में कि जब हम घर में दिया जलाते हैं तो पहले से रखा हुआ जो घड़ा है वो भी हमको दिखाई दे जाता है और स्वयं दीपक जो है वो समाप्त नहीं होता, वो भी दिखाई देता है। उसी तरह जब व्यंग्य का अर्थ लेते हैं या व्यंग्यार्थ हमको प्राप्त होता है तो उस समय वाचकता के द्वारा जो प्राप्त अर्थ है वो भी प्राप्त होता है और वही अर्थ व्यंग्य अर्थ को भी बोधित करता है। जैसे आप उदाहरण तौर पर देख लीजिए कि जिस समय आपने गंगा से लक्षणा का अर्थ लिया उस समय आपको प्रवाहमान धारा दिखाई नहीं दे रहा है, केवल तट दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रवाहमान धारा रूप अर्थ जो है वो तट रूप अर्थ में परिणत हो गया है। ये है गौणी वृत्ति में। जबकि उसी का जब व्यंग्य के द्वारा आपको शीतत्व पावनत्व प्राप्त होता है तो शीतत्व पावनत्व रूप अर्थ जो प्राप्त होता है आपको वो प्रवाहमान धारा के साथ होता है। यानी प्रवाहमान धारा का भी ज्ञान और शीतलता का भी ज्ञान। अगर आपको प्रवाहमान धारा का ज्ञान बंद हो जाए और तब आपको प्रतिमान का ज्ञान हो तब तो आप कह सकते हैं कि लक्षणा जैसा है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शीतलता के ज्ञान के साथ साथ गंगा का जो वाच्य है प्रवाहमान धारा उसका भी ज्ञान साथ साथ है, उसकी भी अवस्थिति साथ साथ है। इसीलिए आचार्य मम्मट ने अपनी व्याख्या में कहा था कि शब्दों नैव स्खलत गति ही। यहाँ शब्द जो है गंगा वो उस प्रतिमान का बोध कराने में स्खलत गति नहीं होता, अर्थात उसका भी ज्ञान होता है और व्यंग्य में जो अर्थ शीतलता पावनता का ज्ञान हो रहा है वो भी होता है। जबकि गौणी वृत्ति में ऐसी स्थिति नहीं होती। गौणी वृत्ति में पहला अर्थ दूसरे अर्थ में परिणत हो जाता है तब अर्थबोध होता है। व्यंग्य में ऐसी स्थिति नहीं होती। व्यंग्य में पहला अर्थ भी ज्ञात होता है और दूसरा अर्थ भी ज्ञात होता है घट प्रदीपवत। जैसे आपने दिया जलाया तो घड़े का भी ज्ञान हुआ और प्रदीप तो स्वयं प्रदीप है, उसका तो ज्ञान आपको हो ही रहा है। इसलिए गौणी वृत्ति और व्यंजकता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। या जैसे जैसे और देख सकते हैं कि एक उदाहरण पहले भी आया था, उसी का ये अंश देते हैं कि लीला कमलपत्राणी गणयामास पार्वती, कि वहाँ पार्वती ने जब अपने पिता के सामने नारद को शंकर के विषय में बात करते हुए सुना और अपनी शादी के विषय में सुनी तो वो अपना मुंह घुमाकर अपने हाथ में रखे हुए लीला कमल को गिनने लगी। तो वो गिनने लगी, वो स्थिति जो है वो पार्वती के हृदयगत जो लज्जा है, एक सुकुमारी कुमारी के हृदय में अपने पति के अपने पिता के सामने पति की बात सुनने में जो शर्म का अनुभव होता है, उस शर्म का ज्ञान, उस लज्जा का ज्ञान आपको व्यंग्य से हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ लीला कमलपत्राणी गणयामास, वो ऐसे ऐसे उंगली पर पत्ते को गिनने लगी, ये अर्थ उस अर्थ में परिणत नहीं हो गया है, बल्कि ये अर्थ भी आपके सामने है। इस पर चढ़कर इसके द्वारा आपको वह व्यंग्य अर्थ प्राप्त होता है। यदि च यत्र अतिरस्कृत स्वप्रतीति अर्थो अर्थांतरम लक्षयति तत्र लक्षण व्यापारः क्रियते तदेवं सति लक्षणैव मुख्य शब्द व्यापारः इति प्राप्तम। यदि आप ये कहेंगे, मान लिया जाए कि अतिरस्कृत स्वप्रतीति ही, जैसे मैंने कहा कि जब हम गंगा से तटरूप अर्थ लेते हैं तो गंगा का प्रवाहमान धारा रूप अर्थ उसमें परिणत हो जाता है। अगर वहाँ आप ये कहें कि प्रवाहमान धारा रूप अर्थ जो है उसका तिरस्कार किए बिना
यानी उसको यथावत रखकर गौणी वृत्ति के द्वारा तट का अर्थबोध हो जाता है, तो वो जो लक्षणा व्यापार होगा, अगर ऐसे में आप लक्षणा व्यापार करेंगे तो लक्षण ये मुख्य व्यापार है, तो लक्षणा ही मुख्य व्यापार हो जाएगा। क्यों? तो गंगायाम घोषा में आपको घर का आधार चाहिए और आधार के लिए आपको तट चाहिए। अब वो अगर आप कह रहे हैं कि पहले अर्थ को भी रखा रहने दो और दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लो एक ही व्यापार से, तो ऐसे में जो जरूरी आपको है, जरूरी है तट घर का आधार के लिए, तो अर्थांतर है वहाँ तट, वो अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो गंगा का मुख्य व्यापार कौन हो जाएगा? मुख्य व्यापार हो जाएगा तट, क्योंकि तब तो प्रवाहमान धारा गौण हो जाएगी, उसकी आपको आवश्यकता ही नहीं रह गई है। तो जब उसकी आवश्यकता आपको नहीं रह गई तब तो लक्षणा व्यापार जो है आपका, वो लक्षणा व्यापार ही मुख्य हो जाएगा। अब मुख्य व्यापार के नाम से वो प्रसिद्ध हो जाएगा, लेकिन उसको तो आचार्य लोग गौणी वृत्ति कहते हैं, आप भी उसको गौण वृत्ति मानते हैं। जस्मात् प्रायेण वाक्यानाम वाच्य व्यतिरिक्त तात्पर्य विषयार्थावभाषित्वम। याद रखिए कि ऐसा अगर कहेंगे तो सारी गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि प्रायः पंक्तियों में, प्रायः काव्यों में वाच्य व्यतिरिक्त, वाच्य से अलग, तात्पर्य विषयार्थावभाषित्वम, वाच्य से अलग तात्पर्य विषय का विषयभूत जो अर्थ होता है उसका बोधन इसी वाक्य से होता है। ये आपका भी सिद्धांत है। जैसे जो वाक्य आप बोलते हैं उस वाक्य का तात्पर्य विषयीभूत जो अर्थ होता है, उस तात्पर्य विषयीभूत अर्थ के लिए ही लोग वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप पहले अर्थ को रखते हुए दूसरे अर्थ को मान लेंगे कि ये गौणी वृत्ति है, तो गौणी वृत्ति तब वो नहीं रह जाएगी, तब वही मुख्य वृत्ति बन करके आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि गौणी वृत्ति अलग चीज है और व्यंजना वृत्ति अलग चीज है, व्यंजकत्व अलग चीज है। ननु त्वत्पक्षेपि यदार्थो व्यंग्यत्रयं प्रकाशयति तदा शब्दस्य कीदृशो व्यापारः। अब ये एक प्रश्न नया उठाते हैं कि यदा अर्थः व्यंग्यत्रयं प्रकाशयति, जब अर्थ वस्तु ध्वनि के रूप में, अलंकार ध्वनि के रूप में और रस ध्वनि के रूप में, इस प्रकार जब तीन प्रकार का व्यंग्य उपस्थापित करता है, तो ये बताइए कि वहाँ पर शब्दस्य कीदृशो व्यापारः, वहाँ पर शब्द का कौन सा व्यापार आप मानते हैं, शब्द का कैसा व्यापार आप वहाँ मानते हैं। तो उसके लिए ये कहते हैं कि प्रकरणाद्यवच्छिन्न शब्द वशेनैव अर्थस्य तथाविधम व्यंजकत्वम इति शब्दस्य प्रयोग कथमपहनूयते। अब इसकी बात को पहले की बात से मिला के देखिए। पहले जो बात आ रही थी वो ये आ रही थी कि शब्द से जो गौणी वृत्ति हुई, उस गौणी वृत्ति से लक्षणा, गौणी वृत्ति से व्यंजना जो है वो अलग है, जैसे गंगायाम घोषा में दिखाया। अब ये कहते हैं कि आर्थी व्यंजना में जहाँ अर्थ से तीन प्रकार का व्यंग्य आपको प्राप्त होता है, वहाँ शब्द का कौन सा व्यापार होता है, शब्द में कैसा व्यापार आप दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ अर्थ से आपको तीनों व्यंग्य मिल रहा है, तो वहाँ शब्द क्या करेगा, शब्द का कौन सा व्यापार होगा। तो उसके लिए ये बताते हैं कि देखिए, प्रकरणाद्यवच्छिन्न शब्द वशेनैव, गौर कीजिए कि जब अर्थ हमारा तीनों प्रकार का व्यंग्य करता है, उस समय प्रकरणादि से युक्त होकर, यानी प्रकरणादि जो 13 रूल बताए गए हैं, जिसमें देश काल परिस्थिति सभी आता है, उसके वशीभूत होकर
या प्रकरणादि से युक्त होकर जो शब्द है उसी शब्द के वशीभूत वह अर्थ व्यंजकता को बोधित करता है। यानी एक शब्द जो है वो शब्द कुछ और अर्थ को बतलाता है, लेकिन प्रकरण के वशीभूत होकर जब वो, जैसे मान लिया जाए कि आप सैंधव शब्द का प्रयोग करते हैं, वो सैंधव शब्द जब आपको प्रकरण के आधार पर एक अर्थ में नियुक्त हो जाता है, मान लिया जाए नमक में नियुक्त हो गया भोजन के समय में, उस समय जो शब्द है, उस समय जो दूसरा अर्थ है उसका घोड़ा रूप अर्थ, वो जो आप व्यंग्य करते हैं, तो वहाँ जाकर के आप देखिए कि सैंधव शब्द का जो नमक रूप अर्थ आपने लिया तो वो प्रकरणादि बसे नैव, प्रकरणादि के बस पर, प्रकरणादि के वशीभूत या प्रकरणादि के आधार पर वह शब्द अर्थांतर की अभिव्यक्ति करता है। प्रकरणादि के साथ प्रकरणादि का प्रभाव किस पर आया? उस शब्द पर, उसके बाद वो अर्थांतर की अभिव्यक्ति करता है, इसलिए उसकी व्यंजकता होती है और उस व्यंजकता का सहायक ये शब्द है। जैसे इस उदाहरण में न समझे हो तो ऐसे देखिए कि जब हम अलंकार व्यंग्य करते हैं, समासोक्ति आदि जो अलंकार लगाते हैं, वहाँ एक अर्थ जो है वो प्रकरणादि के आधार पर नियमित हो जाता है। जैसे उपोढ़ रागेन बिलोल तारकम वाली बात थी, तो वहाँ पर दोनों अर्थ है, लेकिन सायंकाल का वर्णन होने के कारण वो शब्द जो है वो चंद्रमा में निहित है, न कि नायक में। लेकिन प्रकरणादि के बल पर वो चंद्रमा में निहित हो जाता है और तब वो चीज अपने व्यापार के बल पर, अपना जो व्यवहार है उस व्यवहार के बल पर नायक नायिका का भी बोध कराता है। अगर वो शब्द प्रकरणाद्यवच्छिन्न न हो तब समस्या रहे, तब वो दोनों अर्थ का बोध करता रहेगा। उसी बात को ये कहते हैं, क्योंकि प्रश्न ये हुआ था कि जब अर्थ तीन प्रकार के व्यंग्य करता है तो उस समय शब्द का कैसा व्यापार होता है। उसके लिए ये कहते हैं कि प्रकरणाद्यवच्छिन्न शब्द के वशीभूत होकर ही वो अर्थ व्यंजकता को धारण करता है। इसलिए उस व्यंजकता में शब्द का जो उपयोग है, उस उपयोग का आवरण कोई कैसे कर सकता है, या कोई ये कैसे कह सकता है कि वहाँ पर शब्द की कोई उपयोगिता नहीं है, या शब्द का कोई व्यापार नहीं है, या शब्द वहाँ सहयोगी नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। विषय भेदोपि गुणवृत्ति व्यंजकत्वयो स्पष्ट एवं, विषय भेद भी स्पष्ट कर दिया कि गुणवृत्ति का, गौणी वृत्ति का और व्यंजकता का, दोनों का विषय अलग अलग होता है, क्योंकि एक संबंध में जाता है, एक बिना संबंध के भी जाता है। जतो व्यंजकत्वस्य रसादयो अलंकार विशेषा व्यंग्य रूपावच्छिन्नम वस्तु चेति त्रयम विषयः, क्योंकि व्यंजकता जो है उसका रसादि, एक तो रस व्यंग्य होता है, अलंकार विशेषाः अलंकार व्यंग्य होता है, अब व्यंग्य रूपावच्छिन्नम वस्तु, और व्यंग्य रूप में उपस्थित जो वस्तु है वो व्यंग्य होता है। यानी वस्तु व्यंग्य, अलंकार व्यंग्य और रस व्यंग्य, ये तीन विषय इनके हैं। तत्र रसादि प्रतीतिर गुणवृत्तिरिति न केनचित् उच्यते। अब आप कहिए कि इन तीनों व्यंग्यों में रसादि जो प्राप्त होता है, आपको आनंद जो आपको प्राप्त होता है, वो आनंद क्या गुणवृत्ति उसको आप कह सकते हैं? क्या वो गौण है? अगर वो गौण नहीं है, क्योंकि उसकी तो प्रधानता होती है, तो गुणवृत्ति न केनचित् उच्यते, उसको कोई गुणवृत्ति न कह सकता है, न शक्यते बदितुम, किसी भी आधार पर कहा भी नहीं जा सकता है और किसी ने आज तक कहा भी नहीं है। अब व्यंग्यालंकार प्रतीति
जब व्यंग्य में आपको अलंकार की प्रतीति होती है, जैसे अभी मैं समासोक्ति की बात बता रहा था, उसमें भी व्यंग्य में जो अलंकार आपको प्रतीति होती है वो भी गौण नहीं है, क्योंकि वो अगर गौण होता तो उस पर आप ध्यान ही क्यों देते? क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति का जब वो विषय बनता है तभी तो आप उसको स्वीकार करते हैं, अन्यथा उसे आप स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए वो भी गौण नहीं है। अब वस्तुचारुत्व प्रतीतये स्व शब्द अनभिधेयत्वेन जत प्रतिपिपादयितुमिष्यते तद व्यंग्यम। और वस्तु व्यंग्य वाली जहाँ तक बात है तो ये देखिए कि चारुत्व प्रतीतये, जिस चारुत्व की प्रतीति के लिए स्व शब्द अनभिधेयत्वेन, उस शब्द को अनभिधेय हो करके भी जिसकी प्रतीति के लिए प्रयोग किया जाता है वो व्यंग्य होता है। ये क्या कहा, ये थोड़ा उलझा हुआ शब्द लगा कि जब हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु का व्यंग्य देते हैं तो दूसरे वस्तु जो व्यंग्य में आने वाला है उसके चमत्कार को बढ़ाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो अनभिधेयेन, ये कवि को पता होता है, ये प्रयोग करने वाले को पता होता है कि इससे इसकी वाचकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ विशेष बताने की इच्छा से ही वैसा प्रयोग किया जाता है। इस बात को ऐसे तो आप इतनी बातें समझ जाएंगे कि स्वशब्द अनभिधेयत्वेन जत प्रतिपिपादयितुमिष्यते तद व्यंग्यम, लेकिन अगर नहीं तो आप ये समझिए कि जब कभी कोई भी कवि या कोई भी सहृदय कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे प्राप्त होने वाले वस्तु की चारुता को अत्यधिक बताना चाहता है या व्यंग्य में आने वाले वस्तु की चारुता को बताना चाहता है, तो पहला जो वो शब्द प्रयोग करता है वो अनभिधेयेन प्रतिपादित इष्यते, वो उस अर्थ को, जिस अर्थ को वह बताना चाहता है उसको अनभिधेयेन, याद रहे कि उसको वह सीधा बताना नहीं चाहता अभिधा के द्वारा, और जहाँ ऐसा होता है वहीं व्यंग्य होता है। मान लिया जाए कि आपने कालिदास का अनाघ्रातम पुष्पम पढ़ा हुआ है, अब दुष्यंत को शकुंतला का सौंदर्य बताना है कि शकुंतला कितनी सुंदर है, तो वहाँ कालिदास दुष्यंत के मुंह से ये भी तो कहवा सकते थे कि सा शकुंतला अतीब सुंदरी जा कयापि जा केनापि कुत्रापि नो स्पृष्ट बदना नो स्पृष्ट गात्रा। ऐसा भी कह सकते थे कि शकुंतला ऐसी सुंदरी है जिसका स्पर्श किसी ने आज तक नहीं किया है, ये भी तो वो कह सकते थे। लेकिन गौर कीजिए कि ऐसा कहने पर वो चारुता नहीं आती जो कभी कहना चाहता है, इसलिए वो अनभिधेय शब्द के द्वारा कहता है कि अनाघ्रातम पुष्पम, कि वो एक फूल है जिसको किसी ने सूंघा नहीं है। अब फूल का, पुष्प का अभिधेय अर्थ जो है वो जबानी तो नहीं होगी, उसका तो पुष्प रूप अर्थ ही होगा। अनाघ्रातम जिसको किसी ने सूंघा नहीं है। अब प्रकरण आदि के बल पर आप जोड़ेंगे कि भाई ये फूल किसको कहा जा रहा है, तो कवि को कहना है शकुंतला के सहायता बोधित करवाना है, लेकिन वो जिससे सौंदर्य का बोध होता हो ऐसा ही अभिधा का प्रयोग नहीं करता, बल्कि उसके सौंदर्य को बताने के लिए किसी अनभिधेय, यानी जो उसको अभिधा के द्वारा बोधित न करे
या तो लक्षणा के द्वारा बताए या बिना लक्षणा पर गए हुए अभिधा से ही सीधे कूद कर वो उसको दूसरा अर्थ बता दे। इसलिए तच्च नो सर्वम गुणवृत्तेर विषयः, और ऐसी परिस्थिति में सर्वम गुणवृत्तेर विषयः न, सभी गुणवृत्ति का विषय नहीं होता है। आप कहेंगे कि जहाँ अनभिधेय हुआ तो अभिधेय नहीं हुआ तो मुख्यार्थवाद हुआ, तो मुख्यार्थवाद के द्वारा व्यंग्य आया, तो सब तो गुणवृत्ति के द्वारा ही व्यंग्य पर गया। कहता है जी नहीं, सभी नहीं जाते, हाँ कहीं कहीं जाते हैं, जिसका विवेचन आगे होगा। सभी भेद यानी सब तच्च नो सर्वम गुणवृत्तेर विषयः, सभी जगह पर सभी वस्तु जो है वो गुणवृत्ति का विषय नहीं होता। अन्यथा ब्रह्मधार्मिक विश्रब्ध में आप कैसे करेंगे, वहाँ तो मुख्यार्थवाद है ही नहीं, मुख्यार्थवाद है ही नहीं तो गुणवृत्ति का विषय वो कैसे हो सकता है। इसलिए नो गुणवृत्तेर विषयः प्रसिद्ध्यनुरोधाभ्याम अपि गौणानाम शब्दानाम प्रयोग दर्शनात्। क्यों? तब प्रसिद्धि और अनुरोध के बल पर, प्रसिद्धि के आधार पर और अनुरोध के आधार पर भी गौण शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। जैसे लावण्य शब्द रूढ़ी में जो प्रयोग करते हैं आप, तो लावण्य शब्द जो है उसका भाव तो होता है, उसका अर्थ तो हुआ कि लवणस्य भावः, नमकीन। लेकिन क्या लावण्य माने नमकीन होता है? जी नहीं, लावण्य माने होता है सौंदर्य। वो सौंदर्य प्रसिद्धि के बल पर ही आपको प्राप्त होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि पहले आपको नमकीन अर्थ आता हो और तब नमकीन अर्थ का आप बाध करते हो और तब जाकर के आप सुंदरता को ग्रहण करते हो। अगर ऐसा करेंगे तो नमकीन का सुंदरता का संबंध कौन सा बनेगा? लक्षणा काम नहीं करेगी। तब प्रसिद्धि से और कहीं अनुरोध से, जैसे गंगायाम घोषा में आप शीतत्व पावनत्व का बोध करवाने के लिए ही गंगा का प्रयोग करते हैं। तब प्रसिद्धि के द्वारा और अनुरोध के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तथोक्तम प्राप्त, ये पहले बता दिया गया है। यद्यपि च गुणवृत्तेर विषयः तदपि च व्यंजकत्वानुप्रवेशेन, कहता है कि यदि कहीं पर आपको व्यंजकत्व या गुणवृत्तेर विषयः, यदि कहीं वो गुणवृत्ति का विषय बनता भी है तो याद रहे कि वो व्यंजकत्वानुप्रवेशेन, व्यंजकत्व के अनुप्रवेश के द्वारा ही होता है। यानी गंगायाम घोषः में जो लक्षणावृत्ति से हम तट लेते हैं और तब वहाँ जाकर के जानते हैं कि गंगा में जो शीतलता पावनता है वही शीतलता पावनता मेरे घर में है, इस बात के ज्ञान के लिए गंगायाम घोषः में कहा गया। तो गंगा पद से जो शीतलता और पावनता रूप व्यंग्य हम लेते हैं, उस व्यंग्य में या उस व्यंग्य को पाने से पहले वो व्यंग्य लक्षणा के द्वारा आता है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन वो लक्षणा भी व्यंजकत्वानुप्रवेशेन, उस व्यंजकत्व की व्यंजक रूप व्यंग्य रूप जो अर्थ है, उस अर्थ की प्राप्ति के लिए ही इस गौणी वृत्ति की सहारा लिया गया है। अगर व्यंजकता की आवश्यकता नहीं होती तो इस लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं होती, इस गौणी वृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्थात व्यंग्य को पाने वाला, उस व्यंग्य अर्थ को बताने वाले क्रम में यदि लक्षणा का प्रयोग होता भी है तो वो गौणी वृत्ति का लक्षणा का प्रयोग उस व्यंजकता के अनुप्रवेश के कारण ही होता है। यही बातें आपने सीधी भाषा में पढ़ी थी आचार्य ब्रह्मवट में। जस्य प्रतीतिमा धातुम लक्षण समुपास्यते फले शब्दैक गम्येत्र व्यंजना न पराक्रिया। जस्य प्रतीतिमा धातुम, जिस व्यंजना की प्रतीति का ग्रहण करने के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है, उसी बात को ये कह रहे हैं कि गुणवृत्ते यदि विषयः तदपि व्यंजकत्वानुप्रवेशेन। तस्मात्, इसलिए गुणवृत्तेरपि व्यंजकत्वस्य अत्यंत विलक्षणत्वम्,
इसलिए जो व्यंजकत्व है वो गुणवृत्तेह अपि, गुणवृत्ति में जो चमत्कार आया, जो अर्थांतर आया, उससे अधिक चमत्कार इस व्यंग्य में आता है। व्यंजकत्वस्य अत्यंत विलक्षणत्वम, इस व्यंजकत्व का, इस व्यंग्य अर्थ का गुणवृत्ति की तुलना में भी अत्यधिक विलक्षणता होती है। वाचकत्व गुणवृत्ति विलक्षणस्यापि च जस्य तदुभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानम। अब आप देख लीजिए कि ये जो व्यंजकता है, ये जो व्यंजकत्व है, वो वाचकत्व और गुणवृत्तित्व, वाचकता से अधिक विलक्षण है, इसका विवेचन कल हो चुका था, और आज बता दिया कि गुणवृत्ति से भी यह व्यंजकता, यह व्यंग्य अर्थ या यह व्यंजकता गुणवृत्ति से भी अत्यधिक विलक्षण है। इस प्रकार उभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानम, कहीं वो अभिधा के बल से सीधे व्यंग्य आ जाता है और कहीं वो लक्षणा के द्वारा आता है। जब हम अविवक्षित वाच्य करते हैं तो वो लक्षणा के द्वारा व्यंग्य आता है, और जब विवक्षिता न्यपर वाच्य ध्वनि करते हैं तो सीधे अभिधा से वो व्यंग्य आ जाता है। इसलिए दोनों प्रकार की व्यवस्था होती है, लेकिन दोनों प्रकार की व्यवस्था में व्यंजकता जो है या व्यंग्य अर्थ जो है वो अभिधा से और गुणवृत्ति से दोनों से ज़्यादा चमत्कारकारी और दोनों से अलग प्रकार का ही होता है। व्यंजकत्वम ही क्वचित वाचकाश्रयत्वेन व्यवतिष्ठते, जो मैंने अभी बताया कि वो व्यंजकता कहीं वाचकत्व के आश्रय में रहता है, यथा विवक्षिता न्यपर वाच्य ध्वनु, विवक्षित वाच्य में, क्वचित तो गुणवृत्त्याश्रय न, कहीं गुणवृत्ति के आश्रय से होता है, जैसे अविवक्षित वाच्य में। तदुभयाश्रयत्व प्रतिपादनाय च ध्वनि प्रथम तरह दो भेदों उपन्यस्तौ, कहते हैं इसी दोनों भेद को बताने के लिए सबसे पहले हमने ध्वनि के दो भेद बताए थे, एक अविवक्षित वाच्य और एक विवक्षिता न्यपर वाच्य। तदुभयाश्रितत्वाच्च तदेक रूपत्वम तस्य न शक्यते वक्तुम, कहता है कि अब आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि व्यंग्य जो है वो एक लक्षणा के द्वारा होता है और एक सीधे अभिधा से होता है। तो उभयाश्रितत्वात्, ये व्यंग्य जो है वो लक्षणा का भी आश्रय लेता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं अभिधा का भी आश्रय लेता है। तो आश्रय लेता है ये बात तो सही है, लेकिन आश्रय लेने मात्र से आप इस व्यंग्य को कह देंगे कि ये अभिधा ही है या लक्षणा ही है, इति न शक्यते वक्तुम, ऐसा आप नहीं कह सकते। उसके आश्रय से होता है ये सही है, लेकिन उसके साथ ये मिल जाता है, दोनों मिलके एक हो जाता है, ऐसा नहीं है। जस्मात् नो तदवाचकत्वैक रूपमेव, क्योंकि व्यंग्य, व्यंजकता और वाचकता दोनों का रूप एक नहीं है। वाचकता के लिए संकेत की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यंजकता के लिए संकेत की आवश्यकता नहीं होती। क्वचिल लक्षणाश्रयेण वृत्तेः, कहीं लक्षणा के द्वारा होता है, तो जहाँ लक्षणा के द्वारा होता है वहाँ तो ठीक है, जहाँ लक्षणा के बिना होता है वहाँ आप क्या करेंगे? अगर कहेंगे कि लक्षणावृत्ति और व्यंजकता दोनों एक है, तो वहाँ अतिव्याप्ति यथाव्याप्ते नचासो लक्ष्यते तया, ये पहले कह चुके हैं कि जहाँ लक्षणा के साथ व्यंजना होती है वहाँ तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन जहाँ व्यंग्य बिना लक्षणा के हो जाता है वहाँ आप क्या कर लेंगे? और लक्षणा भी जहाँ बिना व्यंग्य के होता है वहाँ आप क्या कर लेंगे? इसलिए दोनों की एकता नहीं हो सकती। न च लक्षणैक रूपमेव अन्यत्र वाचकाश्रयत्वेन व्यवस्थानात्, लक्षणैक रूपम एव, जैसे कि वाचकता के साथ उसकी एक रूपता नहीं है और लक्षणा के साथ भी उसकी एक रूपता नहीं है, ये पहले स्पष्ट कर दिया गया। न च उभय धर्मत्वेनैव तदेकैक रूपम न भवति, आप कहेंगे कि उभय धर्मत्वेन, चूँकि ये व्यंग्य
अभिधा के द्वारा भी होता है, अभिधा से भी होता है और लक्षणा से भी होता है, तो उभय धर्मत्वेन, दोनों धर्म इसमें है, इसलिए ये दोनों का मिला जुला रूप है, दोनों के साथ इसकी एकता है, वाचकता के साथ भी और लक्षणा के साथ भी। कहता है ऐसा नहीं होता है। जावद वाचकत्व लक्षणादि रूप रहित शब्द धर्मत्वेनापि, कहता है कि तब तो आप ये बताइए कि जहाँ आप कहेंगे कि लक्षणा के साथ इसकी एकता है, तब तो वही रूल बन जाएगा ना कि जत्र जत्र लक्षणा तत्र तत्र व्यंजना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, जो पहले भी प्रतिपादित कर दिया गया है, और अभिधा से तो ये अलग है ही, ये प्रतिपादित है ही। तो वाचकत्व लक्षणादि रूप रहित, क्योंकि ये व्यंग्य जो है ये वाचकत्व का जो लक्षण है यानी संकेत ग्रहण, उससे रहित होता है, और लक्षणादि रूप रहित, लक्षणा का जो रूप है मुख्यार्थवाद तत्संबद्ध रूढ़िवा प्रयोजन, इससे भी ये रहित होता है। इससे रहित होकर के इसमें न तो वाचक का धर्म जाता है न लक्षणा का धर्म जाता है, लेकिन फिर भी शब्द में रहता है। अब देखिए कि शब्द में वाचकता भी है, लक्षणा वृत्ति भी है और व्यंजना भी है। तो ये मत कहिए कि ये वाचक व्यंग्य जो है वो एक ही है, यानी कि वाचक कहिए या लक्षणा कहिए या व्यंजना, ये सब एक ही है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वाचकता का लक्षण अलग है, लक्षणा का लक्षण अलग है और व्यंजना का लक्षण अलग है। तो व्यंग्य अर्थ जो है उसमें न तो वाचकता का लक्षण घटता है और न गुणवृत्ति का लक्षण घटता है। इसलिए ये दोनों से, वाचकता से अलग और गुणवृत्ति से अलग ही है। क्योंकि आप जानते हैं कि वाचकता के लिए तो आपको शब्द होना जरूरी है, लक्षणा के लिए आपको मुख्यार्थवाद होना जरूरी है, लेकिन व्यंजना वो चीज़ है, व्यंग्य वो चीज़ है जिसको इस दोनों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी कभी गीतादि ध्वनि में व्यंजकत्व अस्ति रसादि विषयत्वम, जैसा कि पहले पाठ में भी बताया गया था कि गीत आदि की जो ध्वनि होती है, जहाँ केवल सारेगम की आवाज़ होती है, हारमोनियम की आवाज़ होती है, वहाँ वाचकता तो नहीं है, लक्षणा भी नहीं है, लेकिन उससे सहृदयों को जो आनंदानुभूति होती है, वो आनंदानुभूति तो उसी व्यंजकता के बल पर होती है। क्योंकि आनंदानुभूति तो न वाचकता से हो रही है, न गौणी वृत्ति से हो रही है, न लक्षणों से हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो व्यंजकत्व है, ये जो व्यंजकता है, ये अभिधा और लक्षणों से अलग ही चीज है। नचते साम वाचकत्वम लक्षणा वा कथंचित लक्ष्यते, शब्दात अन्यत्रापि विषये व्यंजकत्वस्य दर्शनात् वाचकत्वादि शब्द धर्म प्रकारकत्वम अयुक्तम वक्तुम। जैसा मैंने अभी संगीत के पद में कहा गया, तो संगीत के पद में होने के कारण ये तो शब्द में नहीं है, इसलिए व्यंजकता जो है इसकी शब्दात अन्यत्रापि, शब्द से अलग भी, जहाँ शब्द नहीं है वहाँ भी, जैसे स्वर आया, हारमोनियम के स्वर आपने सुने, उससे आपको जो आनंद की प्राप्ति हुई, तो व्यंजकता तो वहाँ भी चली जाएगी, लेकिन यहाँ आपको न वाचकता आएगी न लक्षण आएगी। इसलिए शब्द धर्म प्रकारकतम अयुक्तम वक्तुम, इसलिए आप अगर कहेंगे कि वाचकत्वादि धर्म, वाचकत्वादि जो शब्द का लक्षण है वही लक्षण यहाँ भी घटता है, तो ऐसा उचित नहीं है। यदि च वाचकत्व लक्षणादीनां शब्द प्रकाराणां प्रसिद्ध प्रकार विलक्षणत्वे व्यंजकत्व प्रकारत्वेन परिकल्प्यते, तत्शब्दस्य प्रकारत्वेन कस्मान् न परिकल्प्यते, तदेवं सावदे व्यवहारे त्रय प्रकाराः वाचकत्वं गुणवृत्तिर्व्यंजकत्वं च, तत्र व्यंजकत्वे यदा व्यंग्य प्राधान्यं तथा ध्वनिः तस्य च अविवक्षित वाच्यो विवक्षिता न्यपर वाच्यस्येति दो प्रभेदो अनुक्रांतो प्रथमतरम तौ सविस्तरम निर्णीतौ।
कहते हैं कि यदि वाचकत्व और लक्षणात्व, वाचकता वृत्ति और लक्षणा वृत्ति, जैसे शब्द में वाचक वृत्ति है, वाचकता है, गौणी वृत्ति का योग है, उसी प्रकार यदि जब ये वाचकता से अलग जाता है, दूसरे अर्थांतर का बोध कराता है, तो आपने लक्षणावृत्ति स्वीकारी है। उसी तरह जब वाचकता से भी अलग और लक्षणावृत्ति से भी अलग, जब ये एक अलग चमत्कारिक अर्थ को प्रस्तुत करता है, तो ये कहते हैं कि इसको आप व्यंजकत्व प्रकारत्वेन परिकल्प्यते शब्दस्यैव प्रकारत्वेन कस्मान्न परिकल्प्यते। तो कहते हैं कि इसको जो आप व्यंजकत्व नाम का एक अलग से व्यापार स्वीकार कर रहे हैं, तो जैसे शब्द का ही अभिधा वृत्ति, शब्द से ही उसी की गौणी वृत्ति, एक अमुख्य में एक मुख्य में, उसी तरह से एक शब्द की ही वृत्ति इसको स्वीकार कर लीजिए। आप इसको अलग से वृत्ति मान रहे हैं, तो उसी के शब्द की ही एक वृत्ति इसको मान लीजिए। तो क्यों नहीं इसको आप मानते? तो कहते हैं कि शाब्दे व्यवहार, याद रहे कि शब्द के द्वारा व्यवहार करने पर वाचकता और गुणवृत्ति और व्यंजकता तीनों को शब्द वृत्ति ही मान लिया जाए। तो कहते हैं देखिए, इतना जो आप प्रकल्प कर रहे हैं कि जब शब्द का ही एक रूप मान लीजिए इसको, तो मैं आपको ये पूछता हूँ कि जब अभिधा वाचक जो शक्ति है, आपकी वाचकता जो है, उससे आपको एक अर्थ की प्राप्ति हो रही है, गौणी वृत्ति जो आपकी है, लक्षणा वृत्ति जो है, उससे आपको अर्थांतर की प्राप्ति हो रही है। जब ये तीसरी वृत्ति है, क्योंकि यह तीसरे अर्थ का अभिबोधन कर रही है, तीसरा अर्थ बता रही है, तब फिर आपको तीसरी वृत्ति मानने में क्या प्रॉब्लम है? क्या समस्या है आपको तीसरी वृत्ति मानने में? आप जबरन इस तीसरी वृत्ति के चमत्कार को देखते हुए भी, ये मानते हुए भी कि हाँ भाई उन दोनों से अलग तीसरे अर्थ का बोधन यहाँ होता है, ऐसा मानने के बाद भी आप जबरन पड़े हुए हैं कि नहीं, इसको अभिधा वृत्ति का ही भाग मान लीजिए। इसमें आपका क्या बला जोर है? इसको आप अलग से वृत्ति क्यों नहीं मान लेते? इसको आप ही इसको अलग से वृत्ति मान लीजिए। मैंने आपका वो सारा भेद दिखा दिया है। तत्र व्यंजकत्व यदा व्यंग्य प्राधान्यम, और सुन लीजिए कि उसी व्यंग्यत्व में, जो व्यंग के द्वारा, व्यंजकत्व के द्वारा जो अर्थ आपको प्राप्त हुआ है, उस अर्थ की अगर प्रधानता होती है, अगर मुख्यता प्रधान होता है, वो अप्रधान नहीं, अगर वो प्रधान होता है, तो व्यंग्य प्राधान्ये सति ध्वनि, व्यंग्य की प्रधानता होने पर उसे हम ध्वनि काव्य कहते हैं। और उस ध्वनि काव्य का अविवक्षित वाच्य और विवक्षिता न्यपर वाच्य, ये दो भेद है, जो दो भेद आपको हमने पहले ही द्वितीय उद्योत में विस्तार पूर्वक बता दिया है। अब कहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम, समस्या है और क्या है? ये गुणवृत्ति अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। अब अभी जो इन्होंने कहा कि एक विवक्षिता न्यपर वाच्य है और एक अविवक्षित वाच्य है, आगे ये पुनः विचार करेंगे कि विवक्षिता न्यपर वाच्य ध्वनि जो है, जहाँ अभिधा से सीधी व्यंजना होती है, उसमें तो ठीक है, चलो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जहाँ अविवक्षित वाच्य है, लक्षणा के द्वारा जहाँ व्यंजना होती है, वहाँ व्यंजना को लक्षणा के अनुरूप क्यों नहीं माना जाए? वहाँ व्यंजना को लक्षणा के अंतर्गत क्यों नहीं माना जाए? इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस विषय को अब हम आज नहीं, आज हमने ये पढ़ा कि लक्षणा वृत्ति जो है, गौणी वृत्ति जो है और व्यंजना वृत्ति जो है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
कल के पाठ में हमने पढ़ा था कि अभिधा वृत्ति अलग चीज़ है, व्यंजना वृत्ति अलग चीज़ है। आज का पाठ हुआ कि गौणी वृत्ति अलग चीज़ है और व्यंजना वृत्ति अलग चीज़ है, व्यंजकता इससे अलग है। और आने वाला अब जो कल का पाठ होगा वो इस पर होगा कि ध्वनि में भी अविवक्षित वाच्य जो होता है, जहाँ वाच्य विवक्षित नहीं होता, जहाँ लक्षणा का आश्रय लिया जाता है, लक्षणा के द्वारा अर्थांतर संक्रमित या अत्यंत तिरस्कृत होता है, वहाँ लक्षणा का आश्रय तो है। लक्षणा जो है वो शब्द का ही एक गौण व्यापार है, उसी गौण व्यापार का आश्रय लेकर के व्यंजना चलता है। तो उस व्यंजना को डायरेक्ट शब्द का ही व्यापार क्यों नहीं माना जाए। इस विषय को लेकर के कल हम लोग पुनः अपनी कक्षा में उपस्थित होंगे और उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज की कक्षा गुणवृत्ति और व्यंजकता की पृथकता को दिखाने के लिए जो था वो कक्षा यहीं समाप्त करते हैं और तब तक के लिए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन।